नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह अन अकेडमी किस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस जो आप करें, यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक ही वीडियो को कई बार देख सकते हैं और सुन सकते हैं। यह सुविधा आपको अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। इसके लिए आपको करना होगा, इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। दोस्त, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली और इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों से मैं जुड़ा हुआ हूं, जहां मैं हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स पढ़ाता रहा हूं। दोस्तों, आज अन अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, कहीं से भी हो। आज सभी इस अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जहां आप अपने मनपसंद एजुकेटर से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने जीवन को और अपने लक्ष्य को एक सार्थक दिशा आप दे सकते हैं। दोस्तों, यूपीएससी सीएससी हिंदी पे जो भी सिलेबस है वो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। यहाँ पे दोस्त हम देखते हैं कि पीसी सीएससी जो सब्सक्रिप्शन है उसमें 2 तरह का कोर्स रखा गया है। एक रखा गया है प्लस कोर्स, दूसरा है आइकॉनिक कोर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लस कोर्स। जो प्लस कोर्स है, अगर आप प्लस कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको मिलेगा लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल। ये 4 चीज आपको प्लस कोर्स में मिलेगा। इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है, 1 महीने की जो फी रखी गई है वो है 9,000 रुपए। 3 महीने की जो फी रखी गई है वो रखी गई है 22,500 रुपए। 6 महीने की जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 40,500 रुपए। और 12 महीने की जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 49,500 रुपए। अगर और 24 महीने 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 72,000 रुपए तथा 36 महीने का जो 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 90,000 रुपए। अगर आप हमारा कोड जो 1KS001 हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 10% की छूट मिलेगी, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और आपको 1 महीने की फीस जो है वो 9,000 की जगह पर 8100 रुपये देनी होगी। 3 महीने की फीस जो 22,500 है उसमें 10% छूट के साथ 20,250 रुपये। और 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है और उसमें आपको 10% छूट के साथ 36,450 रुपये। और 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है 49,500 की जगह पे 44,550 रुपये। और 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है उसमें आपको 10% छूट के साथ 64,800 रुपये। और 36 महीने मतलब 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको 10% छूट के साथ मतलब 90,000 की जगह पर आपको 81,000 रुपये देने होंगे। दोस्तों, यह प्लस कोर्स उनके लिए है जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और अपने अभी मंजिल से दूर हैं। उनके लिए यह बहुत ही बेहतर कोर्स है। देखिए, कोई सिविल की तैयारी कोई 1-2 दिन में तो होती नहीं है और वह उनके लिए बहुत ही बेहतर कोर्स है। इसलिए दोस्त, आप लोग इस कोर्स में एडमिशन लीजिए तथा आप हमारे कोड 1KS001 जो हमारा कोड है आप उसको प्रयोग कीजिए और आप जरूर एडमिशन लीजिए। यही आपसे हमारी गुजारिश है। दूसरा जो कोर्स है यूपीएससी सीएससी हिंदी में वो है आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक आइकॉनिक में आपको क्या मिलेगा? आइकॉनिक में आपको मिलेगा लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा और पर्सनल कोच
डेली मेंस क्यूए एंड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक। आपको इतने चीज अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे यूपीएससी सीएससी जो हिंदी है इसमें आइकॉनिक पे आपको मिलेगा। आप सोचिए कि 8 चीज आपको मिलेगा इस पे आइकॉनिक पर। यह देखिए यह दोस्त यह कोर्स उनके लिए है जो आइकॉनिक है, जो अभी अभी ग्रेजुएशन पास किए हैं और तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। यह उनके लिए है, उनके लिए बहुत ही बेहतर कोर्स है। अब वैसे भी जो सिविल की जो तैयारी होती है वह एक दिन में तो होती नहीं है, उसके लिए 4 से 5 साल का वक्त चाहिए और 3 साल का जो कोर्स है उनके लिए बहुत ही बेहतर है। इसलिए इसमें जो फीस रखी गई है, फीस का सब्सक्रिप्शन रखा गया है आइकॉनिक कोर्स के लिए, वो रखा गया है 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया वो रखा गया 69,500 रुपए। 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है 1,07,000 रुपए और 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 1,41,000। लेकिन अगर आप हमारे कोड AKS001 जो हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको जो देना होगा फीस 12 महीने की फीस 69,500 की जगह पे 10% छूट के साथ 62,550 रुपए। उसी तरह 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वह 1,07,000 की जगह पे आपको 96,300 रुपए और 36 महीने मतलब 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन है 1,41,000, उसमें 10% डिस्काउंट के साथ 1,26,000 रुपए आपको देना होगा। दोस्तों इस कोरोना ने जिस तरह हम देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा दिया है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि बहुत ही नॉमिनल फीस है। अब इससे कम फीस पे आपको इससे बेहतर सेवा कोई भी एकेडमी नहीं दे सकती है। इसलिए दोस्त आप अन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और आप इसका फायदा उठाइए तथा आप आइकॉनिक कोर्स में जरूर एडमिशन लीजिए, यही हमारी आपसे गुजारिश है। अब यूपीएससी सीएससी जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है ये तो प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स के लिए था। जो ऐसे नॉर्मल जो रखा गया है वो है 1 महीने की जो फी है वो है 5,000 रुपए। 6 महीने की फीस जो रखी गई है 22,500 रुपए। 12 महीने की जो फी है वो रखा गया है 27,500। 24 महीने की जो फी रखी गई है वो 40,000 रुपए और 36 महीने मतलब 3 साल की जो फी रखी गई है वो रखी गई है 50%। अगर आप 50,000 अगर आप हमारा कोड AKS001 जो हमारा कोड है अगर आप उसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 1 महीने की जो फीस होगी वो हो जाएगी 5,000 की जगह पे 4,500 रुपए। 6 महीने की फीस जो है वो 22,500 है। अगर उनमें 10% आप मेरे कोड का प्रयोग करेंगे AKS001 जो मेरा कोड है तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 22,500 की जगह पे 20,250 रुपए देना होगा। उसी तरह 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो 27,500 की जगह पे 24,750 रुपए लगेगा। उसी तरह 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 2 साल का जो 40,000 रखा गया है, अगर आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 36,000 रुपए इसके लिए देना होगा और 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वह अगर आप हमारा कोड प्रयोग करते हैं तो आपको 50,000 की जगह पे 10% डिस्काउंट के साथ 45,000 रुपए इसके लिए देना होगा। दोस्तों यह बहुत ही नॉमिनल फीस है। अब इससे कम फीस पे इससे बेहतर कोई भी संस्थान आपको इससे बेहतर सेवा नहीं दे सकती है। इसलिए दोस्त आप हमारे कोड AKS001 जो हमारा कोड है इसको प्रयोग कीजिए और आप इसका लाभ उठाइए तथा आप हमारे कोड के साथ जरूर एडमिशन लीजिए, यही हमारी आपसे गुजारिश है। तो दोस्तों हम चलते हैं सीधे विषय वस्तु पे। आज हम पढ़ेंगे राज्य कार्यपालिका और राज्य विधायिका पढ़ेंगे। हम आज शुरू करेंगे यहाँ से। कल तक हम लोग क्या पढ़ लिए? अब हम पढ़ लिए हैं केंद्र राज्य संबंध केंद्र पढ़ लिए। केंद्र में मतलब क्या क्या पढ़ लिए? राष्ट्रपति पढ़ लिए, संसद पढ़ लिए, प्रधानमंत्री को भी उसी के साथ साथ हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है। और आज हम शुरू करेंगे संसद के बाद आज हम शुरू करेंगे अब राज्य कार्यपालिका और विधायिका, जिसमें राज्य कार्यपालिका में हम शुरू करेंगे आज राज्यपाल।
आज हम राज्यपाल पढ़ेंगे दोस्तों। यह चैप्टर देखिए, अभी मैं इधर फिलहाल जो भी चैप्टर वही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो और चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, दोनों दृष्टियों से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, उन्हीं को मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ। तो आज हम शुरू करेंगे राज्यपाल। नमस्कार, एक बार फिर आप लोगों को मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारा कोड AKS001 जो हमारा कोड है उसके माध्यम से आप जरूर एडमिशन लीजिए, यही हमारी आपसे गुजारिश है। चलिए दोस्त, अब हम शुरू करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। हालांकि वह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, परंतु मंत्रिपरिषद की तुलना में उसकी संवैधानिक स्थिति अधिक स्पष्ट है। साथ ही वह राष्ट्रपति के समान असहाय नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास केवल विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, किंतु संविधान राज्यपाल को प्रभाव और शक्ति दोनों प्रदान करता है। उसका पद जितना शोभात्मक है उतना ही कार्यात्मक भी है। क्या मतलब हुआ? देखिए, राज्यपाल भी क्या होता है, राष्ट्रपति की तरह, जिससे राष्ट्रपति क्या होता है, देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसी तरह राज्यपाल भी क्या, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। हालांकि वह जिससे राष्ट्रपति कार्य करते थे, किसके, मंत्रिपरिषद के सलाह से, उसी तरह राज्यपाल भी मंत्रिपरिषद के सलाह से ही कार्य करते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद की तुलना में जो राज्यपाल हैं उनकी संवैधानिक स्थिति ज्यादा मजबूत है, स्पष्ट है। साथ ही वह राष्ट्रपति की तरह क्या है, असहाय नहीं है। जैसे राष्ट्रपति कुछ मामलों में चाह के भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से इसकी सलाह लेनी पड़ती है, लेकिन जो राज्यपाल होते हैं उसके पास क्या है, राज्यपाल जो है वो संविधान राज्यपाल को प्रभाव और शक्ति दोनों प्रदान करता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास क्या होती है, केवल उसकी विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, लेकिन संविधान राज्यपाल को उसका प्रभाव और शक्ति दोनों प्रदान करता है। उसका पद, राज्यपाल का जो पद है, जितना शुभात्मक है उतना ही क्या है, कार्यात्मक भी है। जो हम राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग क्या करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से। कहने का मतलब क्या हुआ कि राज्यपाल जो है, देखिए राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों लगभग एक ही समान के हैं, लेकिन राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति की तरह क्या है, असहाय नहीं है। संविधान ने उसको कार्यात्मक और शुभात्मक, कार्यात्मक प्रभाव और शक्ति दोनों प्रदान किया है। संविधान के द्वारा राज्यपाल को शक्ति और प्रभाव दोनों प्रदान किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति के पास क्या होती है, केवल उसकी विवेकाधीन शक्तियां होती हैं और वह मंत्रिमंडल के सलाह से ही काम करता है। लेकिन राज्यपाल मंत्रिमंडल, कोई जरूरी नहीं है कि वह केवल मंत्रिमंडल के सलाह से ही काम करे, वो क्योंकि उसके पास उसके बाद भी अधिक शक्ति संविधान के द्वारा दिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति ने यह सुझाव दिया था कि राज्यपाल जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाना चाहिए, किंतु संविधान सभा इस पर आम सहमति नहीं थी। संविधान सभा की जो प्रांतीय समिति का गठन किया गया था, प्रांतीय संविधान समिति का जो गठन हुआ था, उसने अपना सुझाव दिया था। प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे अध्यक्ष?
सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस कमेटी ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल का भी निर्वाचन क्या होना चाहिए, जनता की तरह होना, जनता के द्वारा होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। किंतु संविधान सभा ने इस पर आम सहमति नहीं दी थी। क्यों? संविधान सभा एक ही राज्य में सत्ता का दो केंद्र बनाना नहीं चाहती थी। अगर राज्यपाल जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आता तो वह ज्यादा क्या होता, शक्तिशाली होता और जनता के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होता। तो इससे क्या होता, राज्य के अंदर सत्ता के दो केंद्र उत्पन्न हो जाते, एक मुख्यमंत्री और दूसरा राज्यपाल। इससे क्या होता, टकराव। अभी आज ही क्या है, आज ही आप हम लोग देखते हैं कि बीच बीच में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव उत्पन्न हो जाती। अगर कहीं निर्वाचित राज्यपाल आता तो यह टकराव क्या होता, और ज्यादा बढ़ जाता, जिससे राज्य के विकास पर और संवैधानिक जो कार्यपालिका पर क्या होता, विधायिका पर इसका प्रभाव पड़ता। कृष्णमाचारी, टी कृष्णमाचारी, जीबी पंत और बीजी खेर आदि सदस्य निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में। टी कृष्णमाचारी जो संविधान सभा के सदस्य थे, गोविंद बल्लभ पंत और बीजी खेर, ये लोग क्या थे, निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे। लेकिन जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर व पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि क्या थे, मनोनीत राज्यपाल चाहते, क्योंकि यह लोग नहीं चाहते थे कि एक ही जगह सत्ता का दो केंद्र उत्पन्न हो जाए और इससे टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो। संविधान सभा ने कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति को अपनाया। अच्छा देखिए, अब यहीं से एक क्वेश्चन हो गया कि कहां से लिया गया है राज्यपाल का पद। वह लिया गया है कनाडा के संविधान से। मनोनीत राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। केंद्र राज्य संबंध, कनाडा के संबंध से लिया गया संविधान से केंद्र राज्य संबंध। और केंद्र राज्य संबंध में एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है राज्यपाल। ये भी कहां से लिया गया है, कनाडा के ही संविधान से। तो कनाडा के ही संविधान से प्रभावित होते हुए संविधान सभा ने मनोनीत राज्यपाल की पद्धति को अपनाया। यद्यपि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, किंतु देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र का राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होना आवश्यक समझा गया। भारत में क्या है, भारत संघात्मक शासन प्रणाली, मतलब भारत राज्यों का क्या है, संघ है, राज्यों का संघ है। और क्या होता है, राज्यों में अलग अलग सरकारें होती हैं और केंद्र के द्वारा उनको क्या किया जाता है, एक निश्चित आजादी दी गई है। और इनके द्वारा इनको कुछ मामलों में या राज्य जो होते हैं वो केंद्र से स्वतंत्र होते हैं और कुछ मामलों में इन्हें केंद्र से सलाह लेनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली है, किंतु देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र का राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होना आवश्यक समझा गया। अब मान लीजिए कि अगर केंद्र कमजोर होता तो राज्य क्या करते, हो सकता था कि राज्य कल अपने आप को अलग होने की घोषणा कर देते। लेकिन केंद्र इसीलिए मजबूत रखा जाता है कि राज्य जो है वो अपनी मनमानी न कर सके और संविधान की जो मूल भावना हो उसका उल्लंघन न हो सके। इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसीलिए निर्वाचित राज्यपाल नहीं क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, जो राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 155 क्या कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 155 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 155 क्या है, राज्यपाल। इस प्रकार राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ संघ का
प्रतिनिधि भी होता है। क्या हो गया कि चूंकि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह निर्वाचित होती नहीं है जनता द्वारा, और राज्यपाल जो है उस किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसीलिए संविधान उसको, राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ, मतलब उसको अपनी दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, और संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ वह क्या होता है, संघ का प्रतिनिधि भी होता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 7वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में था के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनः नियुक्ति का भी योग्य होता है। कहने का मतलब कि संविधान का 7वां जो संशोधन हुआ 1956 में, उसमें यह कार्य जोड़ा गया कि एक व्यक्ति जो होगा वह 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, 2 से भी अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और राज्यपाल क्या होता है, पुनः नियुक्ति के योग्य माना जाता है। मतलब एक राज्यपाल को रिटायरमेंट के बाद उसे दूसरी बार भी राज्यपाल बनाया जा सकता है, मतलब उसकी पुनः नियुक्ति हो सकती है। यह किसमें कहा गया है, संविधान का 7वां संशोधन जो हुआ 1956 में, उसमें बने थे। अब हम देखेंगे कि राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। राज्यपाल की योग्यताएं। एक बार फिर आप लोगों को नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आप लोग जुड़िए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, तथा हमारा कोड है AKS001 और आप उसके द्वारा आप जरूर एडमिशन लीजिए। यही हमारी आपसे गुजारिश है। देखिए दोस्त, यह बहुत ही एक बड़ा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, आप इसमें जरूर जुड़िए। और आप, सबसे बड़ी चीज है कि आप इसमें अपने घर में बैठे, अपने शहर में बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हम यहाँ पे क्या पढ़ा, अभी हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी सार, एनसीईआरटी सार पढ़ा रहे हैं पॉलिटी में। इसलिए देखिए क्या होता है, एनसीईआरटी जो होता है वो तैयारी करने का बेस होता है। बेस मतलब मान लीजिए कि घर बनाना है तो नींव क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जब तक नींव मजबूत नहीं होगा उस पर दीवार खड़ी नहीं हो सकती, घर मजबूत नहीं हो सकता है। इसलिए एनसीईआरटी उसी तरह क्या होता है, नींव होता है किसी तैयारी करने का। जब एनसीईआरटी आप तैयार कर लीजिएंगे तो आप समझ लीजिए कि आप 60% तैयारी अपनी पूरी कर लिए हैं, और 40% ही आपको मेहनत करना है। इसलिए एनसीईआरटी बहुत ही जरूरी होता है। जो लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, कुछ परीक्षा तो पास करते हैं लेकिन उनका बेस जो होता है कमजोर ही होता है। अगर थोड़ी सी भी क्वेश्चन घूम के आ गई तो उनकी हालत खराब होने लगती है। इसलिए दोस्त, एनसीईआरटी क्या है, नींव है, और नींव मजबूत करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक नींव नहीं मजबूत होगा उस पर घर का निर्माण नहीं हो सकता है। उसी तरह एनसीईआरटी क्या है, यूपीएससी तैयारी करने के लिए नींव है, इसीलिए नींव जरूर मजबूत होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको यहाँ एनसीईआरटी बेस्ट पढ़ा रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे योग्यताएं। अनुच्छेद 157 व अनुच्छेद 158 के अंतर्गत किसी व्यक्ति में राज्यपाल पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक है। मतलब अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 के अंतर्गत यह कहा जाता है कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए। क्या वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक होना। सबसे पहला है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न हो। मतलब क्या है, राज्यपाल बनने के बाद वह किसी अन्य लाभ के पद पे नहीं हो सकता। राज्यपाल, चौथा, राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका क्या होगा,
संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिए जाए। क्या कहने का मतलब हुआ, कह रहा है कि राज्यपाल जो है वह संसद और विधानसभा का भी सदस्य नहीं रह सकता। अगर मान लीजिए कि पहले से ही राज्यपाल बनने से पहले ही वह राज्यसभा या लोकसभा का सांसद है या विधानसभा का सदस्य है, तो पद रिक्त क्या करना होगा, जिस दिन वह राज्यपाल का पद रिक्त पद धारण करेगा उसी दिन से संसद या राज्य विधानसभा का पद रिक्त मान लिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। अब हम देखेंगे राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल की शपथ, राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल की शपथ संबंधी प्रावधान भी संविधान में वर्णित किया। राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल के भी शपथ संविधान संबंधी प्रावधान जो है वो संविधान में क्या क्या है, वर्णित है। क्या है, संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 159 जो है 159, उसमें क्या किया गया है, राज्यपाल की शपथ से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। क्या कि राज्यपाल संविधान के संरक्षण, रक्षण एवं सुरक्षा को शपथ लेता है। संविधान क्या कहता है, राज्यपाल जो शपथ लेता है उसमें संविधान का संरक्षण करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, उसके मूल्यों की रक्षा करेंगे एवं हम संविधान प्रदत्त जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसकी सुरक्षा करेंगे। यह राज्यपाल क्या करता है, शपथ ग्रहण लेता है। दूसरा है, पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी होती है। मतलब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ दिलाता है, जैसे राष्ट्रपति को शपथ दिलाता था कौन दिया, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। उसी तरह राज्यपाल को जो शपथ है वह उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर वो उपस्थित नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा ही क्या किया जाता है, शपथ लेनी पड़ती है। इसको राज्यपाल। अब देखते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है। राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल जो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मतलब क्या होता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, किसके, मंत्रिपरिषद के सलाह से। तो जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं, मतलब प्रसाद के स्वरूप उनके द्वारा उनको दिया जाता है। अनुच्छेद यह कौन कहता है, 156, अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह कहा जाता है अनुच्छेद 156। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है, परंतु इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को त्याग देकर पद त्याग कर सकता है। क्या कहा गया, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह 5 वर्ष के लिए होती है, लेकिन राज्यपाल को अगर चाहे तो राज्यपाल जो उनको वो 5 वर्ष के पहले भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकता है, या राज्यपाल चाहे तो उनको वापस बुला सकते हैं। कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात नए राज्यपाल की नियुक्ति तक वह पद पर बना रहता है। मान लीजिए कि अगर 5 साल पूरा भी हो गया, अगर कुछ समय अभी चुनाव बाकी है राज्यपाल के लिए, नए राज्यपाल के लिए, तब तक वह क्या होता है, पद पे बना रहता है। राज्यपाल को हटाने संबंधी प्रावधानों का उल्लेख संविधान में नहीं है। मतलब कि संविधान को किसी महाभियोग या किस तरह से हटाया जाएगा उसका उल्लेख क्या है, संविधान में नहीं हुआ है। तो देखते हैं कि कुछ विवाद के विषय होते हैं संविधान
राज्यपाल को लेकर देखते हैं आप कि राज्य विधानसभा विधानमंडल के सदस्य या मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच अक्सर हम देखते हैं कि विवाद का विषय बन जाता है। अब उस पर देखते हैं, राज्यपाल को केवल इस आधार पर उसके पद से नहीं हटाया जा सकता कि वह सत्ताधारी दल के विचारों से भिन्न राय। देखिए, किसी भी राज्यपाल को केवल इसलिए नहीं हटाया जा सकता है कि राज्य में जो विधानसभा चल रही है वह उसके विचारों से भिन्न है, या हो सकता है कि राज्यपाल की विचारधारा किसी और पार्टी के साथ जुड़ी हो और राज्य में जो सरकार है वो किसी और पार्टी विचारधारा की है। उस आधार पे राष्ट्रपति राज्यपाल को नहीं हटा सकते, पहला। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कानून शासित प्रजातंत्र में राष्ट्रपति की इच्छा का सिद्धांत नहीं चल सकता, क्योंकि किसी राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार का कर्मचारी या उसका एजेंट या पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता, बल्कि वह राज्य का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। सर्वोच्च न्यायालय यह कहता है कि कानून शासित प्रजातंत्र क्या है, कानून के द्वारा शासित है। मतलब क्या है कि संविधान की निगरानी कौन करता है, भाई सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है, कि संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं वो सही तरीके से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। इसका इसीलिए संविधान का जो सुरक्षा जिसके बाद जिम्मा है वह होता है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, मतलब कोर्ट के पास होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कानून जो होता है, कानून शासित प्रजातंत्र में राष्ट्रपति की इच्छा का सिद्धांत नहीं चल सकता। मान लीजिए कि राष्ट्रपति की इच्छा कुछ और हो, वह किसी अपने व्यक्ति को राज्यपाल बनाना चाहे, तो ऐसा नहीं होता है संसदीय व्यवस्था में, ऐसा नहीं होता है कि लोकतंत्र में, क्योंकि किसी राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार का कर्मचारी या उसका एजेंट या पार्टी का सदस्य नहीं होता है। क्योंकि राज्यपाल जो होता है न किसी पार्टी का सदस्य होता है, क्योंकि राज्यपाल बनने के समय से ही वो उसकी सदस्यता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। न वह किसी पार्टी का सदस्य होता है, न सरकार का वेतन भोगी होता है, और न उसका कोई एजेंट होता है, बल्कि संविधान वो क्या होता है, राज्यपाल जो होता है वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। मतलब संविधान की रक्षा करने का जिम्मा राज्य में किसी को है तो वह है राज्यपाल। तो राज्यपाल का स्थानांतरण मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर। राज्यपाल का स्थानांतरण, राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण का किसी प्रकार का प्रावधान संविधान में नहीं है, परंतु व्यवहार में राज्यपालों का स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा होता है। मतलब क्या कहा जाता है कि राज्यपाल का जो स्थानांतरण होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में, आप देखे होंगे कि पता चलता है कि आज कोई यूपी का राज्यपाल कल है, कल उसको एमपी का राज्यपाल बना दिया। जो स्थानांतरण की व्यवस्था चलती है, इसका जो प्रावधान है वह संविधान में कहीं उल्लिखित नहीं है कि किस प्रावधान के द्वारा उसको स्थानांतरण किया जाएगा। लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि राज्यपालों का स्थानांतरण जो होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में होता रहता है। राज्यपाल के संबंध में सहकारिता आयोग के अनुसार जब देखते हैं कि केंद्र राज्य में क्या हुआ, केंद्र और राज्यों में कैसे संबंध होने चाहिए, इसी को लेकर सहकारिता आयोग का गठन किया गया था। केंद्र राज्य संबंधों को लेकर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सहकारिता समिति का संबंध किससे है, या सहकारिता समिति का गठन कब किया गया था। एक क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो वही है कि राज्यपाल के संबंध में सहकारिता आयोग की जो रिपोर्ट है वो क्या
राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श अवश्य करना चाहिए। सहकारी आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार राष्ट्रपति को क्या चाहिए, राष्ट्रपति को अगर मान लीजिए कि किसी राज्य में किसी व्यक्ति को राज्यपाल बना के भेजना चाहते हैं, उसके पहले उसके बारे में उसके विषय में उन्हें राष्ट्रपति से विचार विमर्श कर लेना चाहिए, यह कहते हैं सहकारी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। दूसरा कि राज्यपाल को उसका कार्यकाल 5 वर्ष से पहले किन्हीं राजनीतिक कारणों से नहीं हटाना चाहिए। राज्यपाल को उसके कार्यकाल से पहले किन्हीं राजनीतिक कारणों से नहीं हटाया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, केंद्र में उसी पार्टी की सरकार, तो अगर जो है मान लीजिए कि राज्यपाल उस सरकार के पक्ष में काम नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, इससे उसको पता चलता है कि उसको कुछ दिन बाद राज्यपाल का ट्रांसफर दूसरे स्टेट में कर दिया जाता है या तो वापस बुला लिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह सहकारी आयोग की रिपोर्ट है। उसके अनुसार क्या होना चाहिए कि एक बार राज्यपाल नियुक्त हो जाने के बाद उसको कम से कम 5 वर्ष तक सत्ता में बना रहने देना चाहिए, यह कहता है सहकारी आयोग रिपोर्ट। मतलब कि राजनीतिक कारणों से किसी राज्यपाल को राज्य से नहीं हटाना। तीसरा अगला है कि राज्यपाल एक सक्रिय राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए तथा साथ ही उसे स्थानीय दलीय राजनीति से संबंधित नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, कह रहा है कि राज्यपाल एक सक्रिय राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इधर आजकल तो बहुत से आम बात हो गई है, पिछली सरकार में भी और इस सरकार में भी, कि अब राजनीतिज्ञ लोगों को ही क्या बना दिया जाता है, राज्यपाल बना दिया जाता है। इसीलिए इसकी आलोचनाएं होते होती हैं। देखते हैं कि किसी राजनीतिज्ञ व्यक्ति को जब राज्यपाल बना दिया जाता है तो मुख्यमंत्री के साथ क्या होता है, विपक्ष, अगर मान लीजिए कि सत्ताधारी जो केंद्र में जो सरकार है अगर उसकी विरोधी है तो विवाद उत्पन्न हमेशा बना रहा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि राज्यपाल एक सक्रिय राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए और तथा साथ ही उसे स्थानीय दलीय राजनीति से संबंधित नहीं होना चाहिए। ये दोनों होना चाहिए, किसी दल से वो संबंधित न हो और राजनीतिक व्यक्ति न, ये होना देखना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। राज्यपाल को अनुच्छेद 356 को लागू करने की सिफारिश करने से पहले विभिन्न संभव विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, अगर मान लीजिए कि किसी राज्य में लगाना है, राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो राज्यपाल को क्या चाहिए कि इसके विकल्प के रूप में और क्या क्या विकल्प होने चाहिए उसकी तलाश जरूर कर लेनी चाहिए तथा अनुच्छेद 56 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब संवैधानिक विफलता हो जाती है, जब ये लगता है कि राज्य में संविधान प्रदत्त कार्य नहीं हो रहे हैं, तो राष्ट्रपति को पावर है कि वह अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। लेकिन राज्यपाल को चाहिए कि वह 356 लागू करते समय अन्य विकल्पों के बारे में जरूर सोचे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो जाता है, केंद्र राज्य संबंधों पर इसका प्रभाव पड़ने लगता है और क्या होता है, राज्यपाल की आलोचना होने लगती है। और अभी हम कुछ दिन पहले देखे थे अरुणाचल प्रदेश के मामले में ज्योतिराज को क्या करना पड़ा, वापस बुला लिया गया। वहां भी बहुत जबरदस्त तरीके से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसमें बाद में राज्यपाल को वापस बुलाया। राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल को बहुमत सिद्ध करने का आदेश सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि राजभवन में। हम लोग क्या देखते हैं कि अब देखे होंगे कि राजभवन को लेटर भेज दिया जाता है बहुमत को लेकर, लेकिन राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह
शक्ति का जो परीक्षण कराए वह कहाँ करना चाहिए? सदन के पटल पर होना चाहिए। जितने उपस्थित हैं सदस्य, उन्हीं सदस्यों के बीच में क्या होना चाहिए? सदन के पटल पर बहुमत सिद्ध करने का आदेश देना चाहिए, न कि राजभवन। मतलब यह शपथ ग्रहण का जो मतलब वो है बहुमत सिद्ध करने का, वो राजभवन में नहीं होना चाहिए। अब राज्यपाल के वेतन और क्या भत्ते मिलते हैं इसके बारे में। राज्यपाल के वेतन भत्ते और अन्य परिलब्धियों का निर्धारण संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। क्योंकि क्या होता है, राज्यपाल जो होता है वह क्या होता है? केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। तो राज्यपाल के जो वेतन भत्ते संवैधानिक होता है प्रमुख, तो राज्यपाल के वेतन भत्ते और अन्य परिलब्धियां, अन्य सुविधाओं का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया। सितंबर 2008 में संसद द्वारा पारित राज्यपालों की परिलब्धियां भत्ते एवं विशेषाधिकार अधिनियम 2008 के अनुसार राज्यपाल का वेतन 36,000 रुपए से बढ़ाकर 1,10,000 रुपए कर दिया गया। लेकिन हाल ही में बजट 18-19 में राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपए, मतलब 3.5 लाख रुपए करने की घोषणा की। मतलब क्या हुआ कि राज्यपाल का जो वर्तमान जो वेतन है, जो परीक्षा में पूछेगा पीटी में कि राज्यपाल का कितना वेतन है, वो होगा 3,50,000। 3,50,000। राज्यपाल के वेतन और भत्तों को उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता है। देखिए, राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति का वेतन इन लोगों का जिससे कम नहीं किया जा सकता है, उसी तरह राज्यपाल का वेतन भी उसके पद पे रहते हुए उसको कम नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, अतः राज्य विधानमंडल को इस पर मतदान का अधिकार नहीं होता। क्या होता है? राज्यपाल के जो वेतन भत्ते मिलते हैं, जो सुख सुविधाएं मिलती है, वो किस पे? राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। जैसे केंद्र की संचित निधि से किसको? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता था, भत्ते दिए जाते थे, उसी तरह राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन भत्ते आदि प्रदान किया जाता है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से देख लेते हैं कि राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। मतलब राज्यपाल जो हैं, किन किन अनुच्छेदों के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल के शक्तियां, राज्यपाल का अधिकार को दिया गया है। अब हम इसको देखेंगे। यह खास करके क्या है? प्रीलिम्स के लिए है। अब राज्यपाल संबंधी प्रमुख अनुच्छेद। सबसे पहला अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 153। अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 153, राज्य में राज्यपाल, राज्य में राज्यपाल। अनुच्छेद 153 के अनुसार क्या होगा? राज्य में राज्यपाल। अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें? राज्यपाल में निहित होगी। 154 के अनुसार राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किसमें? राज्यपाल में निहित होंगी। 160 कहता है, अनुच्छेद 160, आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य दिए गए हैं। मान लीजिए क्या हुआ, कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई इसमें राज्यपाल को संविधान की रक्षा करनी है, उन आकस्मिक शक्तियों का वर्णन किसमें मिलता है? अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 161, क्षमा की आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की
शक्ति। अनुच्छेद 161 में क्या दिया गया है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, कुछ मामलों में उसे दंड देने की शक्ति या मिले हुए दंड को निलंबन परिहार करने की शक्ति। देखिए, जिस तरह राष्ट्रपति को जुडिशियल पावर दिया गया है, उसी तरह राज्यपाल को भी जुडिशियल पावर है, लेकिन दोनों में एक फर्क है कि राज्यपाल जो है वह मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल किसी को मिले हुए मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसे राष्ट्रपति क्या करते थे, मृत्यु दंड को भी माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को छोड़कर अन्य अपराधों में अपराधी को माफ कर सकते हैं। उनको यह पावर दिया गया है। यह जो होता है राज्यपाल का जुडिशियल पावर है। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 163 मंत्रिमंडल द्वारा राज्यपाल को सलाह देना। अनुच्छेद 163 क्या है? मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देने का जो है वो अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 200 कई बार यूपी विशेष के एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 200 राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। राज्य विधानसभा द्वारा पारित जो विधेयक हैं उस पे जो राज्यपाल की अनुमति देनी होती है उसको रखा गया है अनुच्छेद 200, या कई बार एग्जाम में पूछा गया। अनुच्छेद 201 राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति विचारार्थ सुरक्षित रखना। मतलब अनुच्छेद 201 में कहा गया है कि राज्य विधान द्वारा, मान लीजिए कि कोई ऐसा विधेयक है जो राज्य के द्वारा पारित कर दिया गया है, लेकिन राज्यपाल को लगता है कि यह क्या है, संविधान सम्मत नहीं है, तो वह उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए रख सकते हैं। यह किसमें कहा गया है? यह रखा गया है 201, अनुच्छेद 201 के अनुसार वह उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में आपको याद होगा कि जवाहर विश्वविद्यालय का मामला था, जिसमें राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को क्या कर लिया था, रोक लिया था। विधानसभा के द्वारा उसको पारित कर दिया गया था, दोनों सदनों के द्वारा, लेकिन यही अनुच्छेद 201 का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने उस विधेयक को कानून दस्तखत करने से मना करके राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको सुरक्षित रखा। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 213 जिसे 123 क्या था अनुच्छेद, देखिए यही किस चीज याद रखने की जरूरत है। अनुच्छेद 123 1, 2, 3 कर दीजिएगा तो वह संविधान, वो क्या था, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, अनुच्छेद 123। उसी तरह अनुच्छेद 213 जो है वो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। और थोड़े से का अंतर है, मतलब 1, 2, 3 कर दीजिएगा, 123 तो वह राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो जाती है, और उसको 213 कर दीजिए, मतलब 1 को बीच में ला दीजिए, 2, 1, 3 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाता है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो जाती है। 233 अनुच्छेद 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राज्यपाल के द्वारा जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 233 में। इस तरह क्या है, यह प्रीलिम्स के लिए है। 153, 154, 155, 160, 161, 163, 200, 201, 213 और 233 जो है यह राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। और क्या है, राज्यपाल जो होता है संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की परिलब्धियों
विशेषाधिकार और भत्तों का हकदार होगा। वही हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उसके वेतन भत्ते पढ़ रहे थे। वेतन भत्ते में क्या है, उसका वेतन है और संसद द्वारा जो भी निर्धारित परिलब्धियां हैं कि क्या क्या और सुविधाएं राज्यपाल को दी जाएंगी, वह सबके लिए क्या होगा, उसका हकदार होगा। जब एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तब उसे दिया जाने वाला वेतन और भत्ता उन राज्यों के मध्य ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए। अनुच्छेद 158 3 क कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सब लोग यही जानते हैं कि एक राज्यपाल जब दो राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसको 2 वेतन मिलते हैं। नहीं, राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है कि अगर एक राज्यपाल अगर 2 प्रदेशों का कार्य देखता है तो उसके वेतन और भत्तों का बंटवारा इस अनुपात में कर दिया जाए कि क्या उसको जो उसकी सुख सुविधाएं हैं वो बनी रहे और ज्यादा इसका भार भी राज्यों पर न पड़े। इसीलिए क्या किया जाता है, उसके वेतन और भत्तों को दोनों राज्यों के मध्य डिवाइड कर दिया जाता है। यह किसमें कहा गया है, यह कहा गया है अनुच्छेद 158 3 क में। और राज्यपाल भी राष्ट्रपति की तरह निःशुल्क शासकीय आवास का अधिकारी होता है। मतलब राज्यपाल को भी जो आवास मिलता है उसमें सब कुछ क्या होता है, मुफ्त होता है, निःशुल्क होता है। अब राज्यपाल के हम पढ़ेंगे विशेषाधिकार या राज्यपाल की शक्तियां, जो मेंस की व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। मेंस की व्यू से विषय परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति और उसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति और उसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। नियुक्ति बता दिए, अब राज्यपाल के विशेषाधिकार क्या हैं, उसकी शक्तियां क्या हैं, इसको वर्णन हम करेंगे। नमस्कार एक बार फिर आप लोगों को, मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आप हमारे कोड AKS001 जो हमारा कोड है, आप उससे जरूर एडमिशन लीजिए तथा आप हमारे चैनल UPSC CSE हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं संविधान के विशेषाधिकार पे। संविधान का अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को अनेक विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायिक अभियोग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। क्या मतलब होगा कि अगर मान लीजिए कि राज्यपाल जो है, अनुच्छेद 361 कहता है कि राज्यपाल अगर अपने वो क्या कर रहा है, विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं कि राज्यपाल अगर अपने पद पे है उस दौरान उसे किसी भी न्यायिक अभियोग का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या रखा गया है, उसको अलग रखा गया है कि राज्यपाल का पद पे रहते हुए उसे किसी न्यायिक अभियोग के लिए उत्तरदायी नहीं समझा जाएगा। दूसरा है कि राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के लिए उनके पद धारण के दौरान उनके विरुद्ध केवल सिविल मुकदमा ही क्या किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। किंतु इसके लिए निम्नलिखित 3 शर्तें, वही क्या है, सिविल मुकदमा ही चल सकता है, आपराधिक नहीं। लेकिन उसके लिए भी सिविल मुकदमों को चलाने के लिए भी क्या हो गया, 3 शर्तों को पूरी करनी पड़ेगी। 3 शर्तें क्या क्या है, राज्यपाल को 14 दिन पूर्व इसकी लिखित सूचना देनी होगी। जैसे हम लोग देखे हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी अगर उसके खिलाफ कोई क्या किया जाता था, अगर उसके खिलाफ भी अगर राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया शुरू करनी होती थी तो 14 दिन पहले उसको उसकी सूचना देनी पड़ती थी। उसी तरह इसमें कहा जा रहा है कि अगर राज्यपाल के खिलाफ कोई आपराधिक मामला बनता है तो एक तो उसके खिलाफ उसकी सुनवाई नहीं होगी, उसमें भी बांटा गया है कि होगी किसमें, तो सिविल मुकदमे में उसकी सुनवाई किया जा सकता है लेकिन आपराधिक मुकदमे में नहीं। और सिविल मुकदमे में भी सुनवाई करने के लिए 3 शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। पहले
क्या कि राज्यपाल को इसकी जानकारी 14 दिन पहले लिखित रूप से देनी होगी। सिविल मुकदमे में रखा गया है जो कि इसकी जानकारी राज्यपाल को 14 दिन पहले लिखित रूप से देनी होगी। दूसरा, ऐसी सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना होगा। अगर मान लीजिए उसके ऊपर कोई इल्जाम लगाया गया है तो 14 दिन पहले सूचना दीजिए और सूचना देने के बाद कम से कम 2 महीने का इस पे विचार करने के लिए राज्यपाल को समय देना होगा। तीसरा, सूचना में पक्षकार का नाम, पता तथा कार्यवाही की प्रकृति का विवरण देना होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, सूचना में यह देना होगा कि यह जो भी उसके खिलाफ मुकदमा किया गया उसका पक्षकार कौन है, कार्रवाई की प्रकृति क्या है, उसके बारे में पूरा विवरण राज्यपाल को मुहैया कराना होगा। यह कहा गया है इसमें अगर राज्यपाल के खिलाफ सिविल मुकदमे चलते हैं तो उसको एक शर्त है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि राज्यपाल को प्राप्त संवैधानिक विशेषाधिकार संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए नहीं है। मतलब क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि राज्यपाल को जो प्राप्त संवैधानिक विशेषाधिकार दिए गए हैं यह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं, नहीं है। और राज्यपाल की शक्तियां, वो तो विशेषाधिकार थे राज्यपाल के। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियां जो परीक्षा की दृष्टि से, मेंस की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। राज्यपाल की शक्तियां में पहला पढ़ेंगे क्या, कार्यकारी शक्तियां। राज्यपाल राष्ट्रपति के ही समान कार्यकारी, विधायी, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियों से संपन्न होता है। राज्यपाल क्या होता है, राष्ट्रपति के ही समान। भाई जिस तरह राष्ट्रपति को कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति मिला हुआ था, उसी तरह राज्यपाल को भी न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर और इसके उसको भी वह सारे अधिकार प्राप्त हैं। परंतु उसके पास राष्ट्रपति की तरह कूटनीतिज्ञ, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां नहीं दी गई हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे राष्ट्रपति को अगर तुलना किया जाए तो राष्ट्रपति को क्या है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। इस तरह क्या हुआ, वह सुपरसीड कर गया किसके ऊपर, राज्यपाल पर। भाई राज्यपाल के पास कोई सैन्य या चाहे आपातकालीन शक्ति जो होती है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, वित्तीय शक्तियां, इस तरह का कोई शक्ति नहीं है। संविधान में राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी प्राप्त हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी संविधान ने कुछ ऐसे विवेकाधीन शक्तियां दिए हैं किसको, राज्यपाल को, जो राष्ट्रपति को भी प्राप्त नहीं है। अब देखेंगे क्या है। सबसे पहला है अनुच्छेद 154(1), अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। मतलब अनुच्छेद 154(1) क्या कहता है कि राज्य की जो कार्यकारी शक्ति जो होती वो किसमें, राज्यपाल में निहित होगी और राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यह कहता है अनुच्छेद 154(1). दूसरा है कि राज्य सरकार की कार्यपालिका से संबंधित सभी कार्यवाहियां औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही संपन्न होती है। जिस तरह हम लोग देखिए थे क्या कि राष्ट्रपति के ही नाम से क्या किया जाता है, केंद्र में कोई भी कार्यपालिका संबंधित कार्यवाहियां की जाती हैं। अगर मान लीजिए किसी देश के साथ संधि करनी है, किसी देश के साथ युद्ध करनी है या किसी क्षेत्र को मिलानी है तो सब क्या राष्ट्रपति के नाम से होता है।
उसी तरह राज्य की कार्यपालिका संबंधित जितनी कार्यवाहियां होती हैं वह किसके, राज्यपाल के नाम से ही संपन्न होती है। राज्यपाल की कार्यपालिका अथवा प्रशासकीय शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित शक्तियां शामिल किया गया है। क्या, पहला है कि संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। 64(1) में क्या करता है राज्यपाल, अनुच्छेद 64(1) में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से वह अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। मतलब अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 161 के अनुसार, और मुख्यमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक जनजाति कल्याण मंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री जो होता है, राज्यपाल जो होता है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को क्या करता है, गोपनीयता की, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने का काम किसको होता है, वो होता है राज्यपाल को। और जो मुख्यमंत्री और जो अन्य मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पे बने रहते हैं तथा एक विशेष उपबंध के द्वारा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में राज्यपाल के द्वारा एक जनजाति कल्याण, जनजातियों के कल्याण के लिए एक अलग से जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। मतलब राज्यपाल के द्वारा झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 167 के अनुसार, अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल राज्य के प्रशासन और विधायी विषयों से संबंधित कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है तथा किसी मंत्री द्वारा दिए गए किसी निर्णय को विचार के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकता है। क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 167 कहता है कि या अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल राज्य के प्रशासन और विधायी विषयों से संबंधित जानकारी मुख्यमंत्री से वो मांग सकता है कि राज्य में कैसा प्रशासन चल रहा है या विधायी शक्तियां और कुछ है ऐसी, तो उसकी जानकारी वह मुख्यमंत्री से मांग सकता है और किसी मंत्री द्वारा लिए गए किसी निर्णय के विचार के लिए वह मंत्री परिषद के समक्ष रख। मान लीजिए कि कोई मंत्री कोई ऐसा निर्णय ले लिया है जिससे राज्यपाल को लगता है या कि यह उचित नहीं है, उस दोबारा विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष उसको कौन, राज्यपाल रखवा सकता है, उस मंत्री के निर्णय को रखवा सकता है। अब राज्यपाल द्वारा राज्य के कुछ उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, राज्यपाल क्या करते हैं, राज्य के कुछ उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। जैसे राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति सबसे पहला कौन करते हैं, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति। क्या करता है, राज्य से संबंधित मुकदमों की पैरवी करता है उच्च न्यायालय में राज्य के महाधिवक्ता। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं।
भाई राज्य निर्वाचन आयोग का क्या काम होता है? ग्राम प्रधान, नगर पालिका आदि के जो चुनाव होते हैं वह किसके द्वारा किया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चौथा है कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति भी किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। विश्वविद्यालयों के उप कुलपति जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्य वित्त आयोग का गठन भी 243 अंग की नियुक्ति भी किसके द्वारा? कितना है राज्य वित्त आयोग? 243 और 243 और ये है क्या? राज्य वित्त आयोग का गठन। इसको भी किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा इसका गठन किया जाता है, राज्य वित्त आयोग का। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति से क्या करता है? परामर्श करता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल जो होता है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है उसके बारे में वह राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का भी अधिकार है। अगर राज्यपाल को यह लगता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो कदाचार में लिप्त हैं तो वह उनको क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है, उनके अधिकार को समाप्त कर सकता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफल हो जाने पर वह 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर। अगर राज्यपाल को यह लगता है कि राज्य की जो मशीनरी है वह ठीक से काम नहीं कर रही है, संवैधानिक तंत्र का उल्लंघन हो रहा है, तो वह अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर। अगला है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल को व्यापक कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हो जाती है। मान लीजिए क्या है कि अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर लागू हो जाता है तो क्या होता है? राष्ट्रपति की प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल को व्यापक शक्तियां प्राप्त होती हैं। चौथा जो है राज्य सूची के विषयों पर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दिया गया है। समवर्ती सूची में भी उसका यह अधिकार तब तक अधिकार है जब तक संसद द्वारा बनाए गए कानून से राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून का विरोध नहीं होता है। कहने का मतलब क्या हुआ भाई? राज्य सूची के विषय पे कानून कौन बनाता है? राज्य बनाती है। अगर मान लीजिए कि राज्य में सरकार नहीं है, राष्ट्रपति शासन है, तो क्या कर सकता है कि राज्य सूची के विषयों पर भी वह क्या करता है? अध्यादेश जारी कर सकता है, या राज्यपाल का अधिकार दिया है। उसी के साथ साथ वह समवर्ती सूची में क्या होता है? समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं, दोनों को मिलाकर है समवर्ती सूची। राज्य समवर्ती सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी करने का पावर है किसको? राज्यपाल को। लेकिन यह पावर तब तक ही है जब तक क्या है? उस कानून से राज्य संसद और विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून का विरोध अगर नहीं हो रहा है तो वह उस पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अब राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग है, अनुच्छेद 168।
अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्यपाल जो होता है वो राज्य विधायिका का क्या होता है, अभिन्न अंग होता है। यदि राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि आंग्ल भारतीय समुदाय का विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह अनुच्छेद 333 के तहत, भाई कल ही हम बता दिए थे कि देखिए 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति केंद्र में एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति करता है, कहाँ, लोकसभा में। उसी तरह अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल राज्यों में अगर उसको लगता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वह 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति करता है। कितना, एक की। 333 बहुत इंपॉर्टेंट है, 331 और 333 जो दोनों कई बार एग्जाम में पूछा गया। यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो राज्य विधान परिषद, जिसको मतलब क्या कहते हैं, उच्च सदन कहा जाता है, उसके 1/6 सदस्यों को मनोनीत किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मान लीजिए, देखिए एक एंग्लो इंडियन सदस्य की तो नियुक्ति वो करता ही करता है 331 के तहत। अगर राज्यपाल, मान लीजिए कि अगर राज्य की जो है विधानसभा जो है वो द्विसदनीय है, विधानसभा और विधान परिषद, तो विधान परिषद जिसको उच्च सदन कहा जाता है, उसके 1/6 सदस्यों की मनोनीत करने की अधिकार किसके पास है, वो है राज्यपाल के पास, जिसमें वो कला, विज्ञान, साहित्य आदि के क्षेत्र को व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है या उसको पावर दिया गया है। इसमें कहा गया था ना कि अनुच्छेद 80 के तहत इसको राष्ट्रपति को भी अधिकार दिया गया था, उसी तरह राज्यपाल को भी ये अधिकार है कि वह उच्च सदन में 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है सदस्यों को। इन सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा या किन्हीं विषयों पर व्यापक अनुभव होना चाहिए, उन्हीं लोगों को वह मनोनीत कर सकता है। यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस विषय पर संज्ञान न लिया हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकते। क्या कह रहा है कि मान कीजिए कि कोई ऐसा विषय है जिस पर किसी मंत्री ने अपना निर्णय ले लिया हो और वो मंत्रिपरिषद के सामने वह न रखा गया और राज्यपाल के पास भेज दिया गया हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को यह मांग कर सकते हैं मुख्यमंत्री से कि वह मंत्रिपरिषद के समक्ष उस विषय को रखे और उसका निर्णय जाने। राज्यपाल विधायिका से संबंधित सभी कार्यों की जानकारी मांग सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर विधानसभा में सूचना भेज भी सकते हैं। राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करना मतलब प्रारंभ करते हैं और उसका सत्रावसान भी करते हैं तथा सदन को विघटित भी कर सकता है। यह राज्यपाल के विधायी शक्तियां हैं। क्या क्या कर सकता है, वह राज्य विधानसभा को आहूत कर सकता है, सत्रावसान भी कर सकता है और विघटित भी कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा का विघटन मुख्यमंत्री की सलाह पर। कोई भी विधेयक तभी अधिनियम कानून बनता है जब उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर कर दे। मतलब क्या हुआ, जब तक दोनों सदनों के द्वारा कोई विधेयक पास किया जाता है और राज्यपाल के पास भेजा जाता है और राज्यपाल जब तक उस पर अपना हस्ताक्षर न कर दे तब तक क्या होता है, वह कानून का रूप नहीं ले पाता। राज्यपाल किसी विधेयक, यदि वह विधेयक केवल धन विधेयक नहीं है तो वह अपनी अनुमति दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, दोनों है कि अगर राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर कोई अन्य विधेयक पर अपनी अनुमति दे भी सकता है
और नहीं भी दे सकता है, या तीसरा है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ अपने पास रख सकता है। राज्यपाल दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए आहूत कर सकता है। नए विधानमंडल के गठन, नए विधानमंडल के गठन के तत्काल बाद पहली बैठक एवं प्रत्येक वर्ष की प्रथम अधिवेशन राज्यपाल के अभिभाषण से ही आरंभ किया जाता है। क्या कहा मतलब हुआ, यहाँ यह राष्ट्रपति के समान हो गया। भाई राष्ट्रपति भी क्या करते थे कि नए लोकसभा के गठन के तत्काल बाद पहली बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा ही आहूत किया जाता था, मतलब बुलाया जाता था। उसी तरह नए जैसे ही नए विधानमंडल का गठन होता है उसके तत्काल बाद पहली बैठक और प्रत्येक वर्ष का प्रथम जो अधिवेशन होता है उसमें राज्यपाल के अभिभाषण से ही शुरू होता है। जिस तरह राष्ट्रपति के अभिभाषण से लोकसभा की शुरुआत होती थी, वैसे ही पावर यहाँ पे राज्यपाल को भी दिया गया है। अब अगला है विधायी शक्तियों के बाद अध्यादेश जारी करने की शक्ति। विधायी शक्तियों के बाद अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के अंतर्गत प्रदान की गई है। जिस तरह राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उसी तरह राज्यपाल को भी अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक क्या है, महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है, जो उस समय का प्रयोग की जाती है। भाई क्या करता है, यह उस समय प्रयोग किया जाता है अध्यादेश का जब राज्य का विधान सत्र मंडल सत्र नहीं चल रहा। राज्यपाल केवल राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए जा सकने वाले विधियों पर अध्यादेश जारी कर सकता है तथा इसका प्रभाव राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधियों के समान होता है। क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए कि राज्य विधानमंडल नहीं चल रहा है और कोई ऐसा कानून की जरूरत है, तो जो भी अध्यादेश उस पर होगा, विधायी जो लाया जाएगा, विधान लाया जाएगा, उस पर राज्यपाल क्या करेंगे, अध्यादेश जारी कर देंगे और वह उस जो 6 महीना तक वह कानून के रूप में रहेगा। वह और स्वतः ही 6 महीना बाद अगर विधानसभा द्वारा उसको पारित नहीं किया गया तो वह क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। ऐसा होता है। यह राष्ट्रपति के समान भी है। राष्ट्रपति क्या करता है, वो भी इसी तरह अध्यादेश जारी करता है जैसे राज्यपाल। अध्यादेश को अस्थायी स्वरूप प्रदान करने के लिए आवश्यक है, वही चीज जो मैं अभी बताया, अध्यादेश को स्थायी स्वरूप प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि राज्य विधानमंडल अध्यादेश जारी होने के 6 सप्ताह के अंदर विधि बनाकर उसे क्या करे, स्वीकार करे, अन्यथा 6 सप्ताह की अवधि के पश्चात क्या होता है, अध्यादेश जो होता है वो प्रभावहीन हो जाता है। मतलब 6 सप्ताह तक वह कानून के रूप में रहता है। उसके दौरान क्या करना चाहिए कि अगर विधानमंडल अध्यादेश को विधि बनाकर उसे स्वीकार कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो 6 सप्ताह के बाद वह क्या होता है, स्वतः समाप्त हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। अध्यादेश को राज्यपाल स्वेच्छा से जब चाहे तब वो वापस भी ले सकते हैं, यह उनको शक्ति प्रदान की गई है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल तब तक अध्यादेश जारी नहीं कर सकते जब तक राष्ट्रपति ने उसे इस संबंध में अनुमति न दी हो। मतलब कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां भी है जिसमें राज्यपाल चाह कर भी क्या करते हैं, अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं जब तक उसके लिए उन्हें राष्ट्रपति की अनुमति न मिल जाए। कौन कौन है ऐसे विधेयक जिनके पारित होने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। मान लीजिए कुछ ऐसे विधेयक भी होते हैं जिसको पारित करने के लिए राज्य की
पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। वह विधेयक जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखने योग्य हो। अगला, राज्य द्वारा जारी अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि का होता है। अगला है कि राज्य विधानमंडल यदि 6 सप्ताह के अंदर राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को खारिज करने का संकल्प पारित कर देता है तो वह क्या हो जाएगा, वह प्रभावहीन हो जाता है। मतलब राज्य विधानमंडल यदि 6 सप्ताह के अंदर राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया है, भाई क्या है, 6 सप्ताह के अंदर उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। अगर 6 सप्ताह के अंदर राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानमंडल के द्वारा खारिज कर दिया जाता है तो वह क्या हो जाता है, वह अध्यादेश प्रभावहीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। राज्यपाल कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है, उसकी ये शक्ति है। यदि विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथियों में बुलाई गई जाती है तो 6 सप्ताह की अवधि की गणना पश्चावर्ती बाद वाली तिथि से की जाएगी। मान लीजिए क्या कह रहा है कि जिन राज्यों में क्या है, 2 सदन, मतलब विधान परिषद और विधानसभा है और दोनों परिषदों की जो बैठक है वो अलग अलग तिथियों में हो रही है, तो जो बाद वाली जो बैठक होगी उससे 6 सप्ताह गिना जाएगा। जो बाद वाली जो भी बैठक होगी उसके 6 सप्ताह की अवधि की गणना उसके बाद वाली तिथि से मानी जाएगी। अर्थात जिन सदन की बैठक बाद में प्रारंभ होगी, गणना सदन की बैठक के प्रारंभ होने की तिथि से की जाएगी। अब राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय की अनुमानित वित्तीय विवरण विधानसभा मंडल के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक वर्ष प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा क्या रखवाता है, आय व्यय का अनुमानित वित्तीय विवरण बजट विधानसभा के समक्ष रखवाता है, विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल के पूर्व सहमति के बिना धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। मतलब क्या है, धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले इस पे राज्यपाल की अनुमति होनी आवश्यक है। किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि से अग्रिम धनराशि ले सकता है। यह कहा गया है कि मान लीजिए कोई ऐसी आकस्मिक व्यय की जो आ गया, अप्रत्याशित व्यय, उसके लिए राज्यपाल कहां से, राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम धन ले सकता है। राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य विधान के पटल पे रखवाता है। मतलब राज्यपाल क्या करता है, वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है और राज्य का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं उसकी जो रिपोर्ट है वह विधानसभा के पटल पर रखवाने का भी काम राज्यपाल का ही होता है। राज्यपाल ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को उसकी समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन, मतलब राज्य वित्त आयोग 243 अरब 2243 अरब क्या है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कोई भी अनुदान बिना राज्यपाल की अनुमति के विधानसभा से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी भी अनुदान के लिए
क्या करना चाहिए, राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। अब हम देखेंगे राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ये अभी बताया ही थे अभी पीछे, क्या कहा गया कि अगर मान लीजिए विधानसभा सत्र नहीं चल रहा, उस दौरान राज्यपाल को राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। उसी के साथ साथ समवर्ती सूची के विषय जिसपे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, उस पे भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, बशर्ते कि उस कानून के द्वारा राज्य और केंद्र के बीच टकराव उत्पन्न न हो। ठीक है। दूसरा है, राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति को का दंड कम कर सकता है, परंतु मृत्यु दंड को ये माफ नहीं कर सकता। मृत्यु दंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकते हैं, और वहीं पे राष्ट्रपति को यह पावर है कि वह मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के साथ ऐसा नहीं है। राज्यपाल वह ऐसा दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर या दंड की अवधि को कम कर सकता है, इसके लिए मंत्रिपरिषद की सलाह करना उसको अनिवार्य है। क्या करता है, वह दंड को कम कर सकता है, वह पावर दिया गया है उसको, लेकिन उसके लिए भी उसको मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रपति राज्यपाल की क्षमादान शक्ति में अंतर, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति में क्या अंतर है, यह परीक्षा में पूछा जाता है मेंस में। राज्यपाल मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, यह अधिकार दिया गया है। राज्यपाल को मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, किंतु राष्ट्रपति की तरह वह पूर्ण माफ नहीं कर सकता है। मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, किंतु राष्ट्रपति की तरह वह क्या करता है, क्षमादान नहीं दे सकता, माफ नहीं कर सकता। यह अधिकार राज्यपाल को नहीं दिया गया है। दूसरा, राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त, राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति को की सजा को कम नहीं कर सकता, किंतु राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल की सजा को भी कम कर सकता है या क्षमा कर सकता है। वही क्या है, राष्ट्रपति जो होता है वह सर्वोच्च कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, तो वह सैन्य न्यायालय के द्वारा भी जो कोर्ट मार्शल की सजा दी जाती है उसको कम कर सकता है या क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। अगला है कि राज्यपाल को राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, मतलब परंतु राष्ट्रपति संघ सूची समवर्ती सूची के साथ अन्य सभी विषयों पर क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। मतलब राज्यपाल किस पे, केवल समवर्ती सूची और राज्य सूची के संबंधित विषयों पर क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति को संघ सूची समवर्ती सूची के साथ साथ अन्य जितने भी सूची हैं राज्य सूची आदि पे भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल उच्च न्यायालय की सलाह से, राज्यपाल उच्च न्यायालय की सलाह से पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और स्थानांतरण तथा प्रोन्नति कर सकता है। राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े व्यक्तियों की नियुक्ति भी कर सकता है। इस संदर्भ में वह उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार कर सकता है। और राज्यपाल की वीटो शक्ति, राज्यपाल की वीटो शक्ति क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जब कोई सामान्य विधेयक अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला, विधेयक को वह स्वीकृति प्रदान कर दे, विधेयक पर तुरंत कोई निर्णय करके उसे अपने पास रक्षित रख सकता है। कहने का मतलब क्या होगा,
कि राज्यपाल की क्या क्या वीटो शक्ति है यह बताया। कि मान लीजिए कि अगर कोई सामान्य विधेयक है जो को अधिनियम बनाने के लिए विधानसभा के द्वारा पास करके राज्यपाल के जब सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला कि वह विधेयक को तो क्या कर दे, स्वीकृति प्रदान कर दे कि कानून बने। दूसरा, वह विधेयक पर तुरंत कोई निर्णय करने से पहले उसके अपने पास उसको वो आरक्षित रख सकता है, यह दूसरा पावर ये है। तीसरा है कि यदि वह विधेयक धन विधेयक नहीं है, क्योंकि धन विधेयक को वह नहीं रोक सकता, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो विधेयक को क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेज दे। यदि विधानमंडल द्वारा विधेयक में संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए पुनः राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। इस वीटो को क्या कहा जाता है, विलंबनकारी वीटो भी कहा जाता है। मतलब क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यपाल विधान मंडल को उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन अगर विधान मंडल द्वारा दोबारा वह विधेयक संशोधन करके या पुनः उसी विधेयक को बिना संशोधन किए राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है और इस तरह के विधेयक को क्या कहता है, विलंबनकारी विधेयक कहा जाता है, वीटो कहा जाता है। राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में विधेयक को, चौथा जो है वो कह रहा है कि राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। यह इसका एक पावर है कि राज्यपाल, मान लीजिए कि विधानसभा के द्वारा कोई विधेयक पास करके भेज दिया गया राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के विचार, अगर उसको लगता है कि यह राष्ट्रहित से संबंधित विषय है तो वह उसको राष्ट्रपति के विचारार्थ अपने पास सुरक्षित रख सकता है। अगला है कि किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखने की क्या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए। यदि विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, अगर मतलब राष्ट्रपति के विचार के लिए जो विधेयक राज्यपाल द्वारा रखा जाता है उसमें क्या होना चाहिए कि वो अपने पास रख ले। अगर उसको लगता है कि संबंध जो विधेयक है वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, विरुद्ध हो। दूसरा, यदि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, वह देश हित के विरुद्ध हो, यदि राष्ट्रीय महत्व का हो तो अनुच्छेद 31 क के उपबंधों से संबंधित हो। मतलब वही जो हम बताए। और राज्यपाल के कुछ विशिष्ट तथ्य हैं, क्या है देख लीजिए। श्रीमती सरोजिनी नायडू न केवल उत्तर प्रदेश वरन भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। मतलब भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनने वाली थी कौन, सरोजिनी नायडू। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन राष्ट्रपति शासन दोनों लागू किए जाते थे, लेकिन अब तो बहुत सी विधि इसी बदल गई है। श्रीमती सरोजिनी नायडू का कथन है कि राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह पीटी में पूछा जाता है। 1970 में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा भगवान सहाय समिति का गठन किया गया था। किसके लिए, कि राज्यपाल और मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा भगवान सहाय समिति का गठन किया गया था। भारत में सर्वप्रथम 1980 में तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीटी के अंदर कि भारत में पहली बार किस प्रदेश के राज्यपाल को पहली बार बर्खास्त किया गया था। वह था तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी।
अब राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां जो अपने विवेक से उस पर निर्भर करती हैं। पहला है, संविधान का अनुच्छेद 163(1) में कहा गया है कि जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या उसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह उन कार्यों को स्व विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने अन्य सभी कृत्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि संविधान में राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी दी गई हैं। 163(1) कहता है कि जिन बातों का संबंध संविधान द्वारा उसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह उन कार्यों को स्व विवेकाधिकार करे, लेकिन उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अन्य सभी कृत्यों के लिए निर्वहन में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी चाहिए। दूसरा है, इससे स्पष्ट है कि संविधान द्वारा राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं जिसका प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श से वह क्या करता है, कर सकता है। दूसरे शब्दों में राज्यपाल अपने समस्त कृत्य मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार नहीं करता। कहने का मतलब क्या होगा? जब मान लीजिए जब राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं कि जो वो अपने विवेक के अनुसार करता है, तो इसका मतलब यही हुआ दूसरे शब्दों में कि राज्यपाल जो होता है समस्त कृत्य, राज्यपाल के जो समस्त कार्य हैं, कृत्य हैं, वह मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार नहीं होता है। इसीलिए तो आप देखते हैं बार बार कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच क्या होता है, विवाद की स्थिति बनती रहती है। अपितु कुछ कार्य मुख्यमंत्री की सलाह के बिना भी राज्यपाल कर सकता है। ऐसा कार्य उसकी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आते हैं। अब राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति को दो वर्गों में बांटा गया है। संविधान में प्रत्यक्ष उपबंधित शक्तियां और अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां। पहला है प्रत्यक्ष उपबंधित शक्तियां क्या क्या है, देख लीजिए। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना, यह उसका क्या है, प्रत्यक्ष उपबंधित शक्ति है राज्यपाल की, कि अगर अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी विधेयक पारित किया गया है तो वह राष्ट्रपति के विचार हेतु उसको आरक्षित कर सकता है। दूसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को, किसको, धन विधेयक को छोड़कर वो एक बार उस विधेयक पे पुनर्विचार के लिए वह विधानमंडल को वापस भेज सकता है। और तीसरा, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर वो राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। यह क्या है, संविधान में राज्यपाल को यह प्रत्यक्ष उपबंधित शक्तियां दी गई हैं। अगला है कि किसी मंत्री द्वारा किए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखवाना, अभी पीछे ही बताए हैं सब चीजों को। और अनुच्छेद 37 के अनुसार, अनुच्छेद 371 के अनुसार कुछ विशेष राज्यों के राज्यपालों को 5वीं 6वीं अनुसूची के संबंध में विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। यदि कोई दल या गठबंधन चुनाव के बाद सरकार बनाने की स्थिति में न हो तो वह विधानसभा का विघटन कर सकता है राज्यपाल। यह उसकी क्या है, प्रत्यक्ष विधायी शक्तियां हैं। अब हम देखते हैं अप्रत्यक्ष विवेकाधीन शक्तियां क्या हैं। राज्यपाल की अप्रत्यक्ष विवेकाधीन शक्तियां, स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में अथवा गठबंधन दल या बहुमत प्राप्त दल का नेता न चुने जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। अगर मान लीजिए यह प्रत्यक्ष शक्ति माना गया है राज्यपाल की,
कि अगर किसी भी पार्टी को स्पष्ट राज्य में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है या कोई भी ऐसा गठबंधन नहीं है जो बहुमत प्राप्त किया है, तो वह मुख्यमंत्री वह किसी भी पार्टी को अपने विवेकाधीन के आधार पे वह किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। दूसरा कि यदि राज्यपाल को यह प्रतीत हो रहा है, राज्यपाल को यह प्रतीत हो कि विधानसभा में सरकार का बहुमत क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, तो वह मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने अथवा त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि सरकार जो चल रही है, वर्तमान जो सरकार है, वह विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया है, तो वह सरकार मुख्यमंत्री से बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं या उन्हें त्याग पत्र देने के लिए कह सकते हैं। यदि विधानसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और मंत्रिपरिषद त्याग पत्र नहीं देती है, तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं। अगला है कि राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में स्वविवेक से विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। अगर राज्यपाल को यह लगता है कि कोई ऐसा विषय है जिसपे त्वरित फैसले की जरूरत है, त्वरित विचार की जरूरत है, तो वह क्या कर सकता है, अपने स्वविवेक से विधानसभा का अधिवेशन बुला सकते हैं। और अगला है कि वह मुख्यमंत्री सहित किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के आरोप के आधार पर मुकदमा दायर करने का आदेश दे सकते हैं। यह भी राज्यपाल का विवेकाधीन अधिकार है। इस तरह अब आज का क्लास अब यही हम समाप्त करते हैं। मैं अमित कुमार सिंह एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, कल हम लोग पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल, वो भी चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री आदि के विषय में पढ़ेंगे। आप लोग हमारे वीडियो जो हमारा वीडियो है उसको जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा आप हमारे कोड AKS001 जो हमारा कोड है, इसके माध्यम से आप जरूर एडमिशन लीजिए। यही हमारी आपसे गुजारिश है। इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।